सुप्रभात, नमस्कार सभी छात्राओं को बगरू मेगा महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बीए और बीए बीएड द्वितीय वर्ष के विषय इतिहास के रूप में द्वितीय प्रश्न पत्र हमारा भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मूल प्रवृत्तियाँ, ये हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र है जिसमें हम भारतीय संस्कृति का अध्ययन करेंगे इस द्वितीय प्रश्न पत्र में। और इस प्रश्न पत्र का ये हमारा अध्याय जो है आज के टॉपिक के रूप में वो है प्रकरण के रूप में भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर जिसे कहते हैं, उसके अर्थ को जानेंगे अर्थात उसका अभिप्राय पहचानेंगे, उसके स्वरूप और उसका मूल ढांचा अर्थात भारतीय संस्कृति जो है वो किस रूप में निर्मित हुई है उसके ढांचे को देखेंगे। मूल ढांचा जो है उसका, उसी के साथ साथ उसका निर्माण जो किया गया वो किस रूप में किया गया था, उसकी विशेषताएं जो है वो इसके रूप में आएगी। उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं तो वो इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रस्तावना, जिसमें हम देखेंगे कि भारतीय संस्कृति जो है वो किस रूप में शुरुआती तौर पर थी और हमारी संस्कृति का अभिप्राय या उदय जो है वो कहाँ से हुआ। देखिए, किसी भी राष्ट्र के इतिहास को जानने के लिए उस देश की संस्कृति को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उस देश का परिचय उसकी संस्कृति से अभिव्यक्त होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति जो है वो अपने आप में भारत की एक पहचान है। इसीलिए भारतीय संस्कृति मानव समाज की एक अमूल्य निधि भी मानी गई है। अर्थात हम भारतवासी हमारी भारतीय संस्कृति को एक अमूल्य निधि मानते हैं इस रूप में, क्योंकि इसमें वो गुण है, वो विशेषताएं हैं जिसके आधार पर आज भी ये इतने वर्षों बाद भी हमारे सामने जीवित है और हम उसका अनुसरण कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि किसी भी राष्ट्र के अस्तित्व को जानने के लिए, किसी भी राष्ट्र के अस्तित्व को जानने के लिए उसकी संस्कृति को जानना बहुत आवश्यक है। इसीलिए उस संस्कृति के आधार पर ही उस राष्ट्र को हम पहचान सकते हैं। इसलिए उस राष्ट्र की संस्कृति उस राष्ट्र की क्या कहलाती है, आत्मा कहलाती है। अर्थात इसको हम आत्मा का दर्जा देते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है उसकी पहचान हम इसी रूप में कर सकते हैं, तो उसको आत्मा के रूप में माना गया है। अर्थात किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसकी संस्कृति मानी जाती है, क्योंकि उसी के विकास के साथ साथ उसका विकास होता है। क्योंकि प्राचीन समय में जब मनुष्य सामाजिक रूप से समझौता करते हुए समाज में जब रहने लगा सामुदायिकता के रूप में, तब उसके सामाजिक गुणों का विकास हुआ और उन्हीं सामाजिक गुणों से धीरे धीरे उसमें संस्कारों का विकास हुआ। और संस्कार जो थे वो अपने आप में जीवन को निर्वाह करने के लिए वे गुण थे जिनके आधार पर वो आपस में मिलजुल कर प्रेम से, सहयोग से, सद्भाव से परस्पर मिलकर रहता था। इसीलिए भारतीय संस्कृति में ये गुण अपने आप में विशेष ख्याति प्राप्त रहा है कि उसमें सामुदायिक समाज में सामाजिकता के रूप में गुण माना गया है। इसलिए मनुष्य को भी आज हम क्या कहते हैं, मनुष्य अपने आप में एक सामाजिक प्राणी के रूप में जाना जाता है। क्योंकि मनुष्य की पहचान सामाजिक प्राणी के रूप में इसलिए है क्योंकि वो समाज में रहकर सामाजिक कार्यों को पूर्ण करता है और उसी के साथ साथ अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हजारों वर्षों से चली आ रही संस्कृति को अमृतता के रूप में पहचानता है। इसीलिए निसंदेह आज हम भारतीय संस्कृति को भी प्राचीन और प्रथम संस्कृति की संज्ञा देते हैं, क्योंकि विश्व में अनेक संस्कृतियों का जन्म हुआ लेकिन वे काल के काल में समा गई अर्थात उनका पतन हो गया। किंतु भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही चली आ रही है और ये संस्कृति वहाँ से चली आ रही है जहाँ से सभ्यताओं का आरंभ हुआ। इसलिए सभ्यताओं के बाद संस्कृति ने अपना स्थान ले लिया और वो संस्कृति जो है हमें नियमित रूप से जीवन जीने की कला को सिखाती हुई हमें जीवन जीने का गुण सिखाती है। जैसे हम बात करें उदाहरणों के रूप में कि कौन कौन सी संस्कृतियाँ आज वर्तमान में नहीं रही है जो हमारी भारतीय संस्कृति के समकालीन थी, तो उनमें करते हैं जैसे मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया, मिस्र, रोम और भी कई प्रकार की जैसे ईरान, यूनान आदि संस्कृतियां आज काल के काल में समा चुकी हैं अर्थात उनका पतन हो चुका है। किंतु फिर भी भारतीय संस्कृति कई हजारों वर्षों के काल के गुजर जाने के बाद भी आज भी जीवित है और उसमें अमरत्व की भावना है, जिसके आधार पर वह हमें जीवन को जीने की कला सिखाती है। इसलिए भारतीय संस्कृति को हम आज भी जीवित संस्कृति के रूप में सहजता से स्वीकार करते हैं। जो हमारे समाज में रहने के आचार विचार हैं वो हमारी संस्कृति के परिचायक है। इसलिए भारतीय संस्कृति में जो गुण है विशेष रूप से
वो है प्राचीनता, निरंतरता, उदारता आदि जो गुण है उनको अपनाकर हम हमारी दिव्य अलौकिकता से, विश्व बंधुत्व की भावना से विश्व में अपना अमूल्य स्थान बनाते हैं और ये संस्कृति हमारा उसमें अमूल्य योगदान देती है। इसलिए भारतीय संस्कृति के रूप में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी सहज कर रखती है। इसलिए भारतीय संस्कृति का एक ये भी गुण रहा है कि उसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना, ये भावना वो है जिसके आधार पर हम आपस में क्या करते हैं, सबको एक परिवार के समान मानकर उनके साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो भारतीय संस्कृति में ये गुण है जो कि अपने आप में उसकी पहचान बताता है, जो भारत में पाई जाती है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना ये भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। इसीलिए कई बार पूछ लेते हैं भारतीय संस्कृति के मूल आधार कौन कौन से हैं, तो मूल आधार की बात करें तो इसमें ये आएगी कि प्राचीनता है, निरंतरता है, सजीवता है, उदारता है, मौलिकता है। ये सारे गुण जो है हमारी भारतीय संस्कृति के वो आधार है जिनके आधार पर भारतीय संस्कृति अपने समय के अनुसार आज भी जीवित है और हमें उससे प्रेरणा लेते हुए जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये थी हमारी प्रस्तावना जिसमें हमने भारतीय संस्कृति का प्राचीन समय से उस समय का उल्लेख किया है जिसमें मनुष्य एक समूह बनाकर रहने लगा और सामाजिकता का विकास हुआ और सामाजिकता से ही सामुदायिकता, सामुदायिकता से समाज का निर्माण हुआ और जब समाज बना तो उसमें संस्कृति का रूप समाहित हुआ और संस्कृति जो अपने आप संस्कारों का वह रूप रहा जिसके आधार पर मनुष्य ने अपने जीवन को जीने की कला के रूप में उसको अपनाया। तो ये थी हमारी संस्कृति। अब पढ़ेंगे हम संस्कृति से अभिप्राय क्या है, संस्कृति को हम किस रूप में देखें, संस्कृति का मौलिक रूप क्या है, किस रूप में इसको हम स्वीकार करें। तो अभिप्राय को पढ़ेंगे हम, संस्कृति का अभिप्राय यहाँ भी दिया है और यहाँ नंबर 2 पॉइंट हमारा है संस्कृति का अभिप्राय। तो देखिए अभिप्राय से तात्पर्य है कि भारतीय संस्कृति का अध्ययन पिछले कई वर्षों से सांस्कृतिक विकास को ध्यान में रखते हुए नए आयामों के आधार पर किया जा रहा है, जिसमें यह आवश्यक हो गया है कि हमारी संस्कृति को हम भारतीय नागरिक पहचाने, उसे अपनाने पर बल दें, जिससे हमारे राष्ट्र की गौरवता और राष्ट्रीय एकता और जो हमारे देश का परंपरागत स्वरूप है वो बना रहे, जिसके आधार पर हमें संस्कृति को आत्मसात करने का हमें मौका मिले। इसलिए विद्वानों के द्वारा समय समय के आधार पर इस संस्कृति का अवलोकन किया जाता रहा है और वो आधुनिक समय के आधार पर भी इसको संस्कृति के रूप में परिभाषित करने का आधार माना गया है। तो शुरुआत करते हैं भारतीय संस्कृति के अभिप्राय में कि भारतीय संस्कृति का जो अभिप्राय है वो किस किस रूप में लिया जा सकता है। तो इस संस्कृति के अभिप्राय को हम शब्द के आधार पर लेते हैं। पहले संस्कृति शब्द सम उपसर्ग लगकर त्र धातु से बना है, सम इसमें उपसर्ग है और उसके साथ त्र धातु जो है इसके आधार पर बना है। इसका तात्पर्य हम किस रूप से लेंगे, क्योंकि संस्कृति शब्द जो बना है इस संस्कृति शब्द में ही उसका बोध छिपा हुआ है। जैसे बात करें कि संस्कृति शब्द सम उपसर्ग पूर्वक है, त्र धातु से निष्पादन हुआ है, इसको परिशोधन किया गया है, परिमार्जित किया गया है और इसके भाव को सकारात्मक सूचक के रूप में स्वीकार करते हुए संस्कारों के रूप में अपनाया गया है। किसके रूप में अपनाया गया है? संस्कारों के रूप में अपनाया गया है। एक बालक को बचपन में ही परिवार में जो मिलने वाले गुण होते हैं वो उस बालक के संस्कार माने जाते हैं। उसी प्रकार हमारे समाज में भारतीय संस्कृति के आधार पर जो नागरिकों को अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं वो बाल्य अवस्था से बालक को सीखने के लिए जो चीजें दी जाती है वो संस्कारों के रूप में होती है। इसलिए यहाँ पर संस्कार जो है वो अपने आप में एक परिवार से बालक को प्रदान होते हैं। अतः शुद्ध रूप से या शुद्ध क्रम में गुणों का विकास करना, उनको सहेजना या उनकी सहज प्रवृत्तियों को नैसर्गिक शक्तियों के साथ जोड़ते हुए उनका परिष्करण करना अपने आप में क्या कहलाता है? संस्कृति कहलाती है। परिशोधन, परिशोधन अर्थात परिशोधन का मतलब यहाँ पर यह है कि किस चीज को शुद्ध करना। तो यहाँ पर जो है संस्कृति क्या करती है? पवित्र बनाती है। क्या बनाती है? पवित्र करती है। इसको किसी भी व्यक्ति के कार्य के आधार पर उसके जीवन को पवित्र बनाने के लिए जो वृत्तियाँ अर्थात जो तरीके काम में लेते हैं वो संस्कृति में अपनाए जाते हैं। इसलिए उसके परिष्कार का द्योतक जो माना गया है वो संस्कृति को माना गया है। अतः मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन, क्योंकि मनुष्य की तीनों क्रियाएं इसमें बता दी गई है। भूत जो गुजर चुका है और वर्तमान जो चल रहा है और भावी जो आने वाला है, इन तीनों समयों को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं कि संस्कृति के आधार पर उसके जीवन को संस्कारों के आधार पर उसकी पवित्रता के आधार पर परिशोधन करते हुए शुद्ध रूप जो देते हैं
उसी को हम क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। और संस्कृति का अभिप्राय हो गया है, सीधे मोटे शब्दों में हम कहें तो संस्कृति अपने आप में एक शुद्ध करने का क्रम है, जिसमें भारतीय लोगों के द्वारा अपने कार्यों के आधार पर नैसर्गिक शक्तियों के प्रयोग करते हुए मनुष्य के गुणों को भावी, वर्तमान और भूत के आधार पर विकसित करना और अपने जीवन को सहज और सरल बनाना, ये संस्कृति का अभिप्राय माना गया है। अर्थात भारतीय संस्कृति में सहजता, सरलता और स्वाभाविकता को स्वीकार किया गया है और इसको एक सम उपसर्ग लगाते हुए प्रधातु अर्थात प्रत धातु जहाँ जाता है वहाँ कार्य किया जाता है। इसलिए संस्कार का मतलब कार्य संस्कार है जो अपने आप में पवित्र है। तो ये है इसका अभिप्राय है। अब परिभाषाओं के आधार पर हम देखेंगे कि भारतीय संस्कृति को परिभाषाएं के रूप में अलग अलग समझाया गया है विद्वानों के अनुसार, जिसमें 2 प्रकार के विद्वानों का विशेष उल्लेखनीय स्थान रहा है, जिसमें हम भारतीय विद्वानों को देखेंगे पहले और उसके पश्चात हम विदेशी, जिसे हम पाश्चात्य विद्वान कहते हैं, उनके आधार पर भी संस्कृति को परिभाषित किया गया है। तो हमारा तीसरा बिंदु पॉइंट भारतीय संस्कृति की परिभाषाएं या संस्कृति की परिभाषाएं, जिसमें नंबर 1 भारतीय विद्वानों के अनुसार और दूसरा जो पढ़ेंगे वो है पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार। तो सबसे पहले पढ़ते हैं भारतीय विद्वानों के अनुसार भारतीय संस्कृति को क्या नाम दिया गया है, किस रूप में माना गया है। तो देखिए सबसे पहले विद्वान हैं जिनका नाम है डॉक्टर या प्रोफेसर सकल नारायण के अनुसार, प्रोफेसर सकल नारायण जो है उनके अनुसार क्या कहा गया है, प्रोफेसर सकल नारायण, इनके अनुसार भारतीय संस्कृति का जो परिभाषितकरण किया गया है वो किस रूप में किया गया है, देखने की बात है। इन्होंने कहा है कि संस्कृति शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताया कि संस्कृति शब्द में क्र धातु है जिसके पूर्व सकार है अर्थात सम धातु है, इसीलिए इसका अर्थ होता है समूह और अलंकार के विभूषण। जिस क्रम से समाज में शोभा बढ़ती है, समुदाय बनता है, वही संस्कृति है। समाज में शोभा बढ़ती है अर्थात समुदाय बढ़ता है और उसी के साथ साथ उसी को क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। अर्थात जिस क्रम से समाज की शोभा बढ़ती है और समुदाय बनता है उसे क्या कहते हैं, संस्कृति। ये मुख्य बिंदु है कि जिससे समाज जो है उसमें शोभा बढ़ना उसका और उसके समुदाय के रूप में उसका होना इसका प्रतीक है, संस्कृति का प्रतीक है। तो इसी को उन्होंने संस्कृति का प्रतीक माना है। ये विशेष ध्यान रहे कि संस्कृति का प्रतीक जो उन्होंने माना है, समाज में शोभा बढ़ना अर्थात शोभा जो बढ़ाती है समाज की वो संस्कृति बढ़ाती है। इसीलिए समुदाय में जो रहता है वह भी मानव ही रहता है। इसीलिए मानव का जो गुणों का जो प्रदान करने का आधार है वह मुख्य रूप से क्या है, संस्कृति है। तो ये किसकी परिभाषा है, प्रोफेसर सकल नारायण के अनुसार है कि समाज में शोभा बढ़ाने के लिए समुदाय में रहना होता है और समुदाय में मिलकर जो गुणों को अनुसरण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। दूसरी परिभाषा है योगी रविंद्र के अनुसार। इन्होंने संसार में सच्चा सुख जो माना है वो आत्मा, मन और शरीर का माना है। उनके अनुसार इनका समन्वय करते हैं हमें क्या करना चाहिए, संस्कृति के इन गुणों को सहज कर, संवार कर बनाए रखना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में आगे आने वाले जीवन में लाभ हो सके। इसीलिए हमने इस संस्कृति को इनके अनुसार ये माना है कि संस्कृति अपने आप में क्या है, आत्मा, मन और शरीर का समुचित समन्वय है। ये किसने बताया है, योगी अरविंद के अनुसार। तो दूसरे विद्वान जो थे भारतीय वो क्या थे, नंबर 2 योगी अरविंद। इन्होंने क्या बताया है कि शरीर, मन और आत्मा जो है अर्थात इन तीनों का समन्वय होना चाहिए। इनके समन्वय के आधार पर जो गुण प्रधान होता है उसी को समन्वित रूप में क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं, आत्मा, मन और शरीर के रूप में। तो इन्होंने 3 गुणों को आधार दिया, आत्मा, मन और शरीर। अब तीसरे हैं विचारक जिन्होंने प्रोफेसर डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार के अनुसार, डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने मनुष्य को अपनी बुद्धि के प्रयोग करते हुए अपने विचारों और अपने कार्यों के आधार पर जो सृजन करता है उसे ही हम संस्कृति का रूप दे सकते हैं। अच्छी बात बताई इन्होंने भी कि संस्कृति वह है जो व्यक्ति बुद्धि से, अपने विवेक से कार्य करता है और अपने जीवन को विकसित करता है, उसी को हम क्या कह सकते हैं, संस्कृति के रूप में जान सकते हैं। तो ये थे कौन, डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार। इनके अनुसार मनुष्य बुद्धि का प्रयोग करते हुए विचारों को परंपरागत रूप से जो सृजन करता है वह अपने आप में क्या कहलाती है, संस्कृति कहलाती है। ये परिभाषा भी भारतीय संस्कृति की जो दी है वो किसके अनुसार दी गई है,
सकल हेतु के अनुसार, अर्थात उन्होंने संस्कृति को बुद्धि का पर्याय माना है। उन्होंने किसका माना है? बुद्धि का पर्याय माना है कि व्यक्ति बुद्धि से क्रम जो करता है वो अपने आप में व्यवस्थित होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं और उनसे जो सृजन होता है वह संस्कृति के रूप में होते हैं। तो ये थे डॉक्टर सत्यकेतु। कौन थे? डॉक्टर सत्यकेतु। तीसरे विचारक जो है सत्यकेतु। अब है नंबर 4, 1 2 3 हो गया। अब नंबर 4 देखते हैं कौन से भारतीय विद्वान है। उनका नाम है प्रोफेसर गोविंद चंद्र पांडे। गोविंद चंद्र पांडे इतिहासकार भी हैं, इसलिए इन्होंने भी बहुत अच्छी बताई है। प्रोफेसर गोविंद चंद्र पांडे, इनके अनुसार क्या बताया गया है? इन्होंने भारतीय संस्कृति को ये इस रूप में माना है कि संस्कृति तात्पर्य सामाजिक मानस अथवा चेतना से माना है। सामाजिक मानस अथवा चेतना से माना है, जो कि क्या होती है? जो कि विचारों के उद्देश्यों और भावनाओं के संगठित होने से शक्ति के रूप में उभरती है। किसके रूप में उभरती है? विचारों के उद्देश्य और भावनाओं के संगठित होने से उभरती है। तो ये थी गोविंद चंद्र पांडे के अनुसार परिभाषा किसकी? भारतीय संस्कृति की, भारतीय विद्वान के अनुसार। नेक्स्ट अगली 5वीं है वो है भारतीय दर्शन के अनुसार। भारतीय दर्शन के अनुसार देखो क्या माना गया है? भारतीय दर्शन में संस्कृति से तात्पर्य सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना को या जो आधार माना गया है उसको विशेष माना गया है। भारतीय दर्शन जो है वो विचारधारा जो है सत्यम शिवम सुंदरम की भावना जो रखते हैं भारत में, उसको संस्कृति का आधार माना है। ये हमारी भारतीय संस्कृति का क्या है? आधार है। संस्कृति का आधार। बहुत अच्छा दर्शन हमारा भारत का, इसमें भारतीय दर्शन के आधार पर भारतीय संस्कृति को जो परिभाषित किया गया है वो हमारे भारतीय दार्शनिकों के द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम के आधार पर परिभाषित किया गया है। अर्थात भारतीय दर्शन ये मानता है कि भारतीय संस्कृति सत्यम शिवम सुंदरम की मस्तिष्क के और हृदय के रूप में आकर्षण करने वाली भावना है। मस्तिष्क और हृदय से जो भावना उत्पन्न करती है वो विचारधारा क्या है? हमारी भारतीय संस्कृति है। तो उसमें सत्य का गुण भी पाया जाता है। शिवम सत्य ही शिव ही सुंदर है, इस भावना से तात्पर्य पता लगता है, इसलिए इसको सत्यम शिवम सुंदरम की भावना कहते हैं। नेक्स्ट अगला चुटका है शिवदत्त ज्ञानी के अनुसार। इन्होंने भी भारतीय समाज, जाति अथवा राष्ट्र के समस्त शक्तियों के रूप में संस्कारों को पुंज के रूप में स्वीकार किया है। इन्होंने संस्कारों को क्या कहा है? पुंज माना है। कि संस्कृति संस्कारों का एक क्या है? पुंज है। इसीलिए उसमें सभी गुण आ जाते हैं, जिसमें हमारा समाज भी अर्थात हमारे जाति, राष्ट्र, समस्त प्रकार की जो शक्तियाँ हैं वो संस्कारों में समाहित होती है। तो ये थी 6 परिभाषाएं। इसके अनुसार शक्ति जो है शिवदत्त के अनुसार है। शिवदत्त के अनुसार जो बताई गई है वो भी इसके रूप में बताइए, पुंज के रूप में बताई गई है कि भारतीय समाज, जाति अथवा राष्ट्र की समस्त शक्तियाँ संस्कारों के पुंज के नाम से जानी जाती है। अर्थात संस्कारों का पुंज क्या मानी जाती है? संस्कृति। संस्कारों का जो पुंज है, संस्कारों का पुंज जो है वही क्या है? संस्कृति है। ये कौन कहते हैं? ये भारतीय विद्वान कहते हैं। नाम क्या है? शिवदत्त के अनुसार इन्होंने क्या माना है कि भारतीय संस्कृति जो है, इंडियन कल्चर जो है हमारी, वो क्या है? भारतीय संस्कृति संस्कारों का पुंज है, गुच्छा है, ग्रुप है। इसीलिए इसमें ये सारे गुण आ जाते हैं जिससे हम जीवन को जीने की कला सीख लेते हैं। तो इस प्रकार से 6 विद्वान जो है वो भारतीय संस्कृति का परिभाषीकरण करते हैं अपने विचारों के आधार पर, जो अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। अब पढ़ेंगे नंबर 2 पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार भारतीय संस्कृति का अर्थ या उसका परिभाषीकरण। देखिए पाश्चात्य विद्वान अलग रूप में परिभाषित करेंगे भारतीय संस्कृति को, वो किस रूप में होगी? भारतीय दर्शन का मुझे रखना है कि भारतीय दर्शन में क्या बताया गया? सत्यम शिवम सुंदर की कल्पना के आधार पर या कल्पना की विचारधारा के आधार पर, तो सत्यम शिवम सुंदर की जो विचारधारा है वो भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है, उसी को उसने आधार दिया है। तो देखिए पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका। अमेरिका के दार्शनिक जो थे प्रसिद्ध व्हाइट हेड। कौन थे अमेरिका के दार्शनिक? व्हाइट हेड। तो पहला नंबर आता है अमेरिका के दार्शनिक जो थे, अमेरिकी दार्शनिक जो थे वो थे व्हाइट हेड। व्हाइट हेड के द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो इस रूप में दी गई है। उन्होंने क्या माना है? व्हाइट हेड ने कहा है कि संस्कृति मानसिक प्रयासों, सौंदर्य और मानवता की अभिव्यक्ति है।
क्या माना इन्होंने कि संस्कृति जो है वो मानसिक प्रयासों, सौंदर्य और मानवता की अनुभूति है, इस रूप में इसको स्वीकार किया है। व्हाइट हैट ने संस्कृति को मानवता की क्या मानेंगे, सुंदरता, इसको कहते हैं सौंदर्य, मानसिक प्रयासों और सौंदर्य और मानवता की अनुभूति स्वीकारा है। दूसरे विद्वान है टाइलर। इनके अनुसार संस्कृति जो है जटिल पूर्णता है, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कलाएं, नैतिकता, कानून और प्रथाएं, आचरण आदि को महत्व दिया जाता है। ये थे दूसरे विद्वान टाइलर। ये हो गया पहले। दूसरे कौन थे? टाइलर। टाइलर ने इन्हें किस रूप में माना है? टाइलर ने संस्कृति को अलग अलग रूपों में वर्गीकृत किया है, जिसमें ज्ञान, व्यवहार, विश्वास और किसके रूप में? नैतिकता के रूप में, कानून के रूप में, प्रथाओं के रूप में, आचरण के रूप में स्वीकार किया है। तीसरा है ग्रीन महोदय। ग्रीन महोदय ने भारतीय संस्कृति को व्यवहार, विश्वास और आदर्श का प्रतीक बताया है। ये भी अच्छी परिभाषा है ग्रीन महोदय की। तीसरी परिभाषा किसकी है? ग्रीन महोदय। ग्रीन के अनुसार कह सकते हैं कि ग्रीन के अनुसार क्या परिभाषा दी है? ग्रीन ने परिभाषा जो दी है वो ये दी है कि संस्कृति ज्ञान, व्यवहार, विश्वास और आदर्श की पद्धतियां जो है उनका एक सामूहिक व्यवस्थित क्रम है। उसी को हम क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं। और संस्कार इस संस्कृति को परिभाषित करता है, परिलक्षित करता है, परिदर्शित करता है। ठीक है, परिभाषित करता है, परिलक्षित करता है, परिदर्शित करता है। ये तीनों गुण इसमें पाए जाते हैं। चौथा है प्रसिद्ध समाजशास्त्री जो है वो है ग्रीन के अनुसार। ग्रीन थे, ग्रीन है। इन्होंने भी प्रत्येक समूह में तथा समाज के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले गुणों को संस्कार या संस्कृति के रूप में माना है। तो चौथे विद्वान थे, इनका नाम था ग्रीन। ये ऐसा है और ये ग्रीन है। इन्होंने संस्कारों के रूप में माना है कि संस्कार जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। उसी प्रकार संस्कृति भी क्या करती है? स्थानांतरणीय है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तित होती है। जैसे पिता से पुत्र में, पुत्र से पौत्र में, इस प्रकार से संस्कृति का स्थानांतरण होता है। अर्थात सामाजिक गुणों को संस्कार के रूप में इन्होंने स्वीकार किया है। इस प्रकार से चार विद्वान जो है वो पाश्चात्य विद्वान है और इन्होंने भारतीय संस्कृति को अलग अलग रूपों में अपनी परिभाषाओं के आधार पर उल्लेखित और व्याख्यात और व्यवस्थित किया, जिसमें संस्कृति के उन्हीं गुणों को उद्देश्य किया है जिनको भारतीय विद्वानों ने परिलक्षित किया। अब करते हैं बात भारतीय संस्कृति का उद्भव और विकास किस रूप में हुआ। चौथा पॉइंट हमारा भारतीय संस्कृति का उद्भव और विकास। आखिर विकास और उद्भव किस रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति का उद्भव कैसे हुआ और कब हुआ, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। विद्वान अलग अलग मत देते हैं, उनकी राय जो है वो भिन्न भिन्न है। तो उसके आधार पर देखेंगे विद्वानों ने भारतीय संस्कृति के उद्भव के संदर्भ में क्या तर्क दिया। देखिए, भारतीय संस्कृति के उद्भव को लेकर विद्वानों का जो मत है वो अलग अलग है। उनकी मान्यताएं हम कह सकते हैं। जैसे पहले प्रसिद्ध पुरातत्ववेता व्हीलर, कौन थे? प्रसिद्ध पुरातत्ववेता जो थे व्हीलर। व्हीलर जो है इन्होंने क्या कहा है? पुरातत्ववेता व्हीलर जो है उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने बताया है कि इसका उद्भव और विकास पश्चिमी एशिया के सुमेरियन संस्कृति के प्रभाव से हुआ। भारतीय संस्कृति को कहां से उन्होंने बताया है कि इसका विकास एशिया की सुमेरियन संस्कृति के प्रभाव से हुआ। व्हीलर महोदय जो है वो पश्चिमी जो थी देश, उनकी पश्चिमी सुमेरियन संस्कृति से संबंधित जोड़ते हुए बताते हैं कि प्राचीन समय का जो भारतीय व्यापार था वो सुमेरियन वासियों के साथ था। इसलिए उन्होंने उसी आधार को तर्क मानकर इन्होंने व्हीलर ने जो पुरातत्ववेता थे इन्होंने कार्य भी किया। इतिहास वेता के रूप में इन्होंने अनेक कार्य किए, जिसमें इस संस्कृति को इस रूप में उल्लेखित किया कि इसका उद्भव और विकास जो है पश्चिमी एशिया के सुमेरियन संस्कृति के प्रभाव से हुआ। तो यानी पश्चिमी एशिया की संस्कृति के साथ जोड़ते हैं। जो पश्चिमी एशिया जो था वहाँ पर सुमेरिया जो देश था, जिसको सुमेरियन कहते हैं, वहाँ की संस्कृति के साथ जब भारतीयों का व्यापार व्यवसाय होता था, इसीलिए उस संस्कृति के गुण और भारतीय संस्कृति के गुण एक जैसे मिलते हैं। इसलिए उसको देखकर इन्होंने इसको उससे मिलती जुलती या उसके समकालीन माना। तो ये थे पहले विद्वान विचारक जिन्होंने भारतीय संस्कृति का उद्भव किस रूप में माना? पश्चिमी एशियाई सुमेरियन संस्कृति से माना। दूसरी बात करते हैं नंबर 2। दूसरा है इसके विपरीत, उन्होंने उल्टा दिया है, इनका नाम है चटर्जी। ये तो पहली परिभाषा व्हीलर के अनुसार थी। दूसरा है चटर्जी। चटर्जी ने क्या परिभाषा दी? इन्होंने अलग तरीके से इसको उल्लेखित किया है
उद्भव के रूप में। इन्होंने माना है कि संस्कृति के निर्माता कौन थे? द्रविड़ थे। कौन थे? द्रविड़। अर्थात भारतीय संस्कृति को जिन्होंने जन्म दिया उस संस्कृति के निर्माता जो थे वो द्रविड़ थे। द्रविड़ याद रहे, द्रविड़ शब्द जो है वो दक्षिण भारत में रहने वाली उस जाति से लगाया जाता है जो आज भी उस समय थी जिसमें आर्य भारत में आए और आने के बाद उन्होंने यहाँ से नीचे दक्षिण में कर दिया, इसीलिए वो द्रविड़ कहलाए। और इसीलिए चटर्जी ने इनको भारतीय संस्कृति के प्रसारित करने में जिन लोगों का योगदान रहा उनको द्रविड़ के रूप में स्वीकार किया, जो कि किसके विपरीत था? व्हीलर के विपरीत था। क्योंकि व्हीलर ने तो उन्हें क्या माना है? व्हीलर ने तो उसे क्या माना है? पश्चिमी एशियाई सुमेरियन संस्कृति के रूप में स्वीकार किया है, जबकि इन्होंने इसे भारतीय मानते हुए द्रविड़ के रूप में स्वीकार किया है। याद रहे, चटर्जी ने भारतीय मानते हुए द्रविड़ के रूप में माना है। दो विचार हो गए। तीसरा है फेयर सर्विस के अनुसार इन्होंने संस्कृति का उदय हिंदी यूनानी क्षेत्र से विकसित हुआ माना है। हिंदी यूनानी फेयर, इसके विचार कौन थे? फेयर। इन्होंने क्या माना है? हिंदी और जो सिंध प्रदेश था उसके आसपास के क्षेत्र से इसको माना है, इसीलिए इन्होंने हिंद सिंध और यूनान के प्रदेश से माना है। यूनान, क्योंकि यूनानी संस्कृति प्राचीन संस्कृति थी यूरोपीय संस्कृति में, इसलिए यूनानी संस्कृति के नजदीक मानता हुआ इनको उल्लेखित किया है। अर्थात फेयर ने इस संस्कृति का उदय हिंदी यूनानी क्षेत्र से विकसित रूप में माना है। नंबर 4 आता है, वो है भारतीय विद्वानों के अनुसार कुल मिलाकर निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि संस्कृति सैकड़ों हजारों वर्षों पूर्व का एक घटनाक्रम है, एक क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान है जो कि भारत में आर्यों के द्वारा आरंभ किया गया और उस समय भारत में भारतीयों के द्वारा ही संस्कृति को आर्यों के रूप में विकसित किया गया। इसलिए मानव जीवन के रहन सहन के भाव को व्यक्त करने वाली विचारधारा जो है वो अपने आप में प्राचीन संस्कृति के रूप में मानी जाती है। तो चौथा मत जो है वो निष्कर्ष है, और इस निष्कर्ष में क्या माना गया है कि भारतीय संस्कृति का उद्भव कोई आज का नहीं है। हजारों सैकड़ों वर्षों पूर्व भारत में जो मानव निवास करता था उसके आचार विचार, उसके जीवन के रहन सहन के तरीकों के आधार पर धीरे धीरे उसने जीवन को जिस रूप में जिया वही आगे बढ़ते हुए संस्कृति का नाम और रूप लेते हुए आगे विचारधारा के रूप में उभरने लगा, जिसे हम प्राचीन भारतीय संस्कृति के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये था संस्कृति का उद्भव और विकास, जिसमें 4 तर्क हमने दिए, जिसमें चौथा तर्क जो है वो निष्कर्ष भी है और उल्लेखनीय भी है कि उसके आधार पर भारतीय विद्वानों ने भारतीय संस्कृति को भारत में ही विकसित होने और आर्यों के द्वारा, क्योंकि आर्य जो थे उनके द्वारा ही वेदों की रचना की गई और वेदों की रचना की जाने के कारण वहीं से वैदिक नाम पड़ा और वैदिक संस्कृति भारतीय संस्कृति को नामांकित किया गया। उसी से भारतीय संस्कृति को वैदिक संस्कृति भी कहा जाता है। तो ये था हमारा चतुर्थ पॉइंट। 5वां है संस्कृति का स्वरूप। देखिए, संस्कृति के स्वरूप को हम छोटे रूप में बताएंगे कि किस प्रकार से संस्कृति का स्वरूप व्यवस्थित रहा। अभिप्राय हो गया है स्वरूप के रूप में देखें तो स्वरूप में मानव जीवन की संस्कृति के आधार पर अलग अलग पक्ष बताए गए हैं जिन्हें संस्कृति का स्वरूप कहते हैं। क्योंकि मानव जीवन के बहुत से पक्ष हैं, उन पक्षों के आधार पर ही हम संस्कृति को परिलक्षित कर सकते हैं। जैसे मानव का भौतिक, आध्यात्मिक ये जो रूप है वो अलग अलग रूपों में पाया जाता है। मानव का सर्वांगीण विकास करने के लिए 3 तत्वों का होना बहुत आवश्यक है, जो हमारे दर्शन में भी बताया गया है कि मनुष्य के विकास के लिए सबसे पहला विकास उसका शारीरिक विकास होना चाहिए, दूसरा उसका मानसिक विकास होना चाहिए और तीसरा विकास महत्वपूर्ण है और चरम है वो है आध्यात्मिक विकास। अर्थात मनुष्य के परिपूर्ण विकास को हम उस रूप में देख सकते हैं जब मनुष्य में तीनों चीजें विकसित हो जाए, जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से गुणों का विकास हो। इसीलिए यहाँ पर हम तीनों आधारों पर संतुष्ट करते हुए ये कह सकते हैं कि भारत में भारतीय संस्कृति इन तीनों गुणों पर आधारित थी। मतलब भारत में मानव ने अपने शरीर की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भौतिक जगत के क्रियाकलापों को भी काम में लिया, तो आंतरिक मानसिक शांति के लिए उसने आध्यात्मिकता के रूप में भी उसको काम में लिया। तो इसीलिए उसकी आध्यात्मिकता जो है वो अपने आप में वह शक्ति है जिसके आधार पर उसने संस्कृति के उस गुण को जीवित किया जो कि उसके भौतिक गुण को क्या करती है, कमजोर करते हुए उसके आध्यात्मिक पक्ष को ज़्यादा बल देती है। इसलिए उसकी आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भारतीय संस्कृति के स्वरूप को स्वीकार किया गया है। कुल मिलाकर निष्कर्ष निकला कि संस्कृति का जो स्वरूप है,
संस्कृति का स्वरूप जो है हमारे सामने आज वो किस रूप में है? आध्यात्मिक रूप में। आध्यात्मिक रूप में, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जिसे कहते हैं। आध्यात्मिक रूप जो है वो अपने आप में तीसरा रूप है, क्योंकि मानव का विकास होता है, उस मानव के विकास को हम पढ़ते हैं तो 3 चरणों में पढ़ते हैं। 3 चरणों में, चरणों में साइकोलॉजी के अनुसार भी बताया गया है और दर्शन शास्त्र के अनुसार भी बताया गया है। जिस दर्शन में या दर्शन शास्त्र में ये कहा गया है, जो भारतीय दर्शन है उसमें कहा गया है कि मानव का पहला विकास जो है वो शारीरिक है विकास, ये शरीर के बढ़ने से, पुष्ट होने से माना जाता है। दूसरा जो है नंबर 2 वो है मानसिक विकास, जिसमें चेतनाएं जागृत होती है और व्यक्ति भला बुरा उसको समझकर बुद्धिमत्ता के आधार पर कार्य करना शुरू करता है, तो यह है मानसिक विकास। और तीसरा जो हमने आपको बताया है आध्यात्मिक विकास। तीसरा कौन सा है? आध्यात्मिक। तो इसीलिए मनुष्य जो है अपने जीवन को 2 भागों में जीता है, भौतिकता के आधार पर भी जीता है, भौतिकवाद के आधार पर, जिसमें संसारिक सुखों को प्रदान करता है, अपनी इच्छाओं को शांत करता है संसार में रहकर। उसी के साथ साथ संसार से परे जाने के लिए ईश्वर को याद करते हुए वह किसका सहारा लेता है? आध्यात्मिकवाद का। आध्यात्मिकवाद का भी क्या करता है? वो सहारा लेता है। तो ये भी अपने आप में उसका वह गुण है जिसके आधार पर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि जीवन का अंतिम लक्ष्य जो माना गया है वो मोक्ष प्राप्ति है, और मोक्ष प्राप्ति के लिए उसको आध्यात्मिक रूप से जागरूक होना आवश्यक है। तो यह है भारतीय संस्कृति का स्वरूप। कि भारतीय संस्कृति जो है वो भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता के रूप में है, और उसमें आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए भारतीय संस्कृति का स्वरूप आध्यात्मिक रूप में देखा जा सकता है। अब है भारतीय संस्कृति और सभ्यता में अंतर। एक पॉइंट जो है छठा पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं, ये भी विशेष है, इसको भी हम देख लेते हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में अंतर। सभ्यता एवं संस्कृति में अंतर, देखिए दोनों में अंतर किस रूप में बताया गया है। ये हमारा पॉइंट है छठा नंबर का, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। तो देखिए सभ्यता और संस्कृति, जिसको कल्चर एंड सिविलाइजेशन कहते हैं। कल्चर किसे कहते हैं? संस्कृति को कहते हैं। सिविलाइजेशन किसे कहते हैं? सभ्यता को। तो सभ्यता और संस्कृति को देखें तो दोनों में भेद या अंतर जो पाया जाता है वो किस रूप में है? प्रकृति के द्वारा प्रदत्त पदार्थों को काम में लेकर मनुष्य ने जो भौतिक वृत्ति की वह क्या कहलाती है? सभ्यता का प्रतीक है। भौतिक वृत्ति करना, भौतिक जो वृत्ति की वो अपने आप में किसका पर्याय है? सभ्यता का। तो सभ्यता में मनुष्य ने क्या किया? शुरुआत में जीवन को जीना सीखा, जो कला उसने काम में ली वो अपने आप में जीवन की कला किस रूप में मानी गई? भौतिकता के रूप में थी, इसलिए उसको सभ्यता का पर्याय माना गया। ठीक है, तो उसको सभ्यता के रूप में माना गया क्योंकि सभ्यता का प्रतीक थी। सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र में प्रकृति की जानकारी मिलती है, जिसमें वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान आदि की पूर्ति करने में सक्षम हुआ। किंतु धीरे धीरे उसमें अन्य गुणों का जो विकास हुआ, विशेष रूप से संस्कारों का, वो संस्कृति के रूप में विकसित हुए, जिसको हम मानसिक प्रगति कह सकते हैं। और उस मानसिकता की प्रगति के आधार पर ही उसमें भौतिकवादी गुणों का आध्यात्मिकवादी गुणों का विकास हुआ। अर्थात मानसिकता के आधार पर कौन से गुणों का विकास हुआ? आध्यात्मिकता के गुणों का विकास हुआ, और ये आध्यात्मिकता के विकसित होने के दौरान उसका जो दूसरा रूप निकल कर आया वो था सांस्कृतिक। इसलिए संस्कृति में क्या पाया जाता है? मानसिकता, मानसिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता को हमने किस रूप में लिया है? सांस्कृतिक रूप में लिया है, संस्कृति के रूप में लिया है। इसीलिए कहा गया है कि भौतिक प्रगति से शरीर की भूख तो मिट सकती है, किंतु मन की भूख और आत्मा की संतुष्टि के लिए उसे क्या करना चाहिए? आध्यात्मवादी होना चाहिए। इसलिए मनुष्य को अपना विकास करने के लिए संस्कृति में मानसिकता के विकास के साथ साथ आध्यात्मिकता को बल देना आवश्यक है, और आध्यात्मिकता ही अपने आप में मानव के परिपूर्ण विकास का आधार माना गया है। अतः संस्कृति में मानसिक क्षेत्र की वृत्ति के साथ साथ आध्यात्मिकता की वृत्ति को महत्व दिया गया है, और इस प्रकार भारतीय सभ्यता मानव की भौतिक विचारधारा को समुचित करते हुए उसकी संस्कृति को मूल आधार मानकर मानव जीवन में आध्यात्मिकता पर बल देने पर विचार करती है। अर्थात भारतीय संस्कृति जो है उसकी आध्यात्मिकता को सजीवता के रूप में स्वीकार करती है, और वो कहती है कि संस्कृति जो है मानव जीवन की आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक विकास का ही परिणाम है। अगर मनुष्य का शारीरिक विकास विलय हो चुका है किंतु मानसिक और आध्यात्मिक विकास नहीं है, तो मनुष्य का पूर्ण विकास नहीं है। उसी प्रकार सभ्यता जो है वो भौतिकता की प्रतीक है, जबकि संस्कृति में मानसिकता और आध्यात्मिकता का अपनाने के बाद मनुष्य का सर्वांगीण जो विकास होता है वो संस्कृति के रूप में उसका परिचायक
माना जाता है। तो ये था सभ्यता और संस्कृति में अंतर, जो मुख्य रूप से हम उसके गुणों के आधार पर जान सकते हैं कि सभ्यता शुरुआती मनुष्य के जीवन को जीने का वह तरीका था जिससे वह रोटी कपड़ा और मकान को लेते हुए अपने कार्यों को शुरू करना आरंभ किया तथा जीवन को जीने का व्यवस्थित तरीका देखा। वो भौतिक उन्नति के रूप में था, जबकि बाद में उसने मानसिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता को अपनाकर जीवन को विशिष्ट रूप से जीने पर, धर्म के आधार पर अपनाने पर जीवन जीने की जो कला सीखी वो उसकी संस्कृति का स्वरूप था। तो इस प्रकार से संस्कृति जो है वो क्या है, सभ्यता और संस्कृति के आधार पर उल्लेखित है। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति दोनों के आधार पर हम भारतीय संस्कृति को जानते हैं। तो आज इतना ही है। नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति की मूल ढांचा और उसका निर्माण जो हुआ अर्थात उसकी विशेषताएं जो है वो कौन कौन सी है। जो मूल ढांचा और निर्माण जो है उसकी विशेषताओं में आएगा। किसमें आएगा? विशेषताओं में। विशेषताएं 7-8 है जिनमें अच्छाई के आधार पर विशेषताओं को माना गया है। कुछ उसमें एकात्मकता का गुण रखती है और कुछ उसमें सामुदायिकता का गुण रखती है, जो अपने आप में भारतीय संस्कृति की मूल ढांचे के रूप में विशेषताएं जानी जाती है। तो ये नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज इसमें इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।